अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज हम एक इम्पोर्टेंट लेक्चर को स्टडी करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 हमारे पास, उसको हम स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस हैं जिसमें है स्ट्रक्चर्स एंड लो डेंसिटी ऑफ द आइस 5.4.4। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हमने ये चीज़ देखनी होती है कि वाटर और ख़ास तौर पे हाइड्रोजन एटम की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से क्या हमारे पास इफेक्ट्स आते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। उसमें से एक चीज़ जो हमारे पास है सबसे पहले कि स्ट्रक्चर्स एंड लो डेंसिटी ऑफ द आइस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज के इस लेक्चर में हमारे पास 3 बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और डेट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन हम ये सीखेंगे कि जब भी आप लोग किसी भी जगह पे पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो साथ आपको कोल्ड ड्रिंक मिलती है, तो अगर उसमें आइस के क्यूब्स डाल दिए जाएं तो वो आइस उस पर फ्लोट करती है। आप अपने घर में भी जब भी बर्फ़ को डालते हैं वाटर के ऊपर तो उसके अंदर आइस उसके ऊपर फ्लोट करती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि उसकी डेंसिटी। अब एक क्वेश्चन तो हमने ये सीखना है कि जो हमारे पास आइस है वो फ्लोट क्यों करती है वाटर के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन हमने ये देखना है कि जो हमारे पास आइस है वो अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से कैसी है। तीसरा हम क्वेश्चन ये देखेंगे कि उसकी डेंसिटी वाटर की निस्बत डिफरेंस क्यों आता है। और लास्ट बात हम ये इसमें देखेंगे कि आइस जहां पे कोल्ड विंटर होता है, जहां पे वाटर फ्रीज हो जाता है विंटर के अंदर स्ट्रीम या लेक्स के अंदर, तो उसके नीचे मछलियां और जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सरवाइव करते हैं। तो ये हमारा आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एंड लो डेंसिटी ऑफ द आइस। अगर हम बात करें, कभी आप अपने घर में एक छोटा सा वो ले लें, कोई प्याला या कोई बर्तन जिसके अंदर आपने पानी डाल के फ्रीजर के ऊपर वाले हिस्से में जब आप रखते हैं तो वो जब पानी फ्रीज हो जाता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि उस बर्तन के अंदर पानी आपने इस लेवल पे भरा था, लेकिन जब उसके अंदर आइस बनती है तो वो हल्की सी उसकी जो तह है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है, थोड़ी सी बुलंद होती है। उसकी रीजन ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल जब फ्रीज होते हैं तो उसमें एम्प्टी स्पेसेस की वजह से जो सरफेस है वो एक्सपेंड कर जाती है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि वाटर जो है हमारे पास उसमें जब आइस बनती है तो उसका स्ट्रक्चर क्या। अब पहला क्वेश्चन ये है कि वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। आइस का फार्मूला क्या है? H2O। अब हमारे पास उस वाटर के फार्मूले में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम हैं। टोटल इसके जो बॉन्ड्स हैं इस वक्त जो कॉर्नर्स हैं वो है 4। जैसे कि ये एक कॉर्नर है जो कि लोन पेयर, दूसरा ये कॉर्नर है ये भी लोन पेयर, जबकि 2 इसके पास बॉन्ड पेयर है। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी का जो मॉलिक्यूल है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो पहली बात हमारे पास ये हुई कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कैसे है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम, 2 तो उसके ऊपर लोन पेयर है ऑक्सीजन एटम के ऊपर। अच्छा, आगे ऑक्युपाइड एट 2 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। जैसा कि ये वाटर है, इसमें ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 जो लोन पेयर हैं वो वाटर के टोटल 4 कॉर्नर्स में से 2 कॉर्नर हैं। मतलब 2 कॉर्नर्स तो हो गए लोन पेयर, तो बाकी 2 कॉर्नर्स कौन है? बाकी 2 कौन से हैं? हाइड्रोजन एटम्स, यानी H2 2 हाइड्रोजन के कॉर्नर और 2 को इसके हैं लोन पेयर के। तो यहां पे जो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें 2 लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन एटम पे ऑक्युपाइड 2 कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन और 2 क्या है? एंड 2 हाइड्रोजन एटम, और 2 हाइड्रोजन एटम हैं जो कि बेसिकली क्या है? बॉन्ड पेयर। वो हमारे पास है बॉन्ड पेयर है। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर हम आंसर लिखेंगे
कि व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, वाटर पे आइस क्यों फ्लोट करती है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि सबसे पहले जब हम वाटर को रखते हैं किसी फ्रीजर में तो ये हमारे पास होता है वाटर। अब वाटर को जब हम टेम्परेचर लो करते हैं, टेम्परेचर हमारे पास जो है वो क्या होता है, लो, तो ये टेम्परेचर लो होने से वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को बेसिकली एक्सपैंड करते हैं। उस एक्सपैंड करने की वजह से उसमें एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। वो एम्प्टी स्पेसेस आने की वजह से उनकी जो डेंसिटी है उस पर फर्क पड़ता है। अब डेंसिटी जब उनकी कम होती है तो इस वजह से वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं। वाटर की 0 डिग्री पे डेंसिटी 1 होती है जबकि आइस की 0.9 हो जाती है। अब सेम हेयर लाइक व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, आपका पानी घर में लेके फ्रीजर के अंदर रखना, उस फ्रीजर का उस टेम्परेचर को 25 से कम करते करते 0 डिग्री की तरफ ले जाना, ये डिक्रीज टेम्परेचर है। व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड एंड आइस इज फॉर्म, तो आइस बन जाती है। कैसे? द मॉलिक्यूल्स बिकेम मोर रेगुलर, तो वाटर के मॉलिक्यूल रेगुलर होते हैं जो कि रेगुलरिटी एक्सटेंड थ्रू आउट द होल स्ट्रक्चर, और वो उनकी जो रेगुलरिटी है वो पूरे स्ट्रक्चर में है, पूरे वाटर के सारे मॉलिक्यूल। मतलब अगर ये बर्तन है, इसमें जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं, सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर रेगुलरिटी है। एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड द एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिकली स्पेसेस बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी चीज कपड़े को पकड़ के जोर से खींचे तो वो दरमियान से फट जाता है। सेम वाटर का मॉलिक्यूल ठंडे होते हुए जैसे ही उसको कूल डाउन करते हैं, वो मॉलिक्यूल रेगुलर अपना स्ट्रक्चर एक्सपेंड करता है, तो जिसकी वजह से उसमें स्पेस आ जाती है। अब स्पेस आने से क्या होता है, दिस इज वाई, इस वजह से क्या होता है, व्हेन द वाटर इज फ्रीज, वाटर फ्रीज होता है, इट ऑक्यूपाई 9% मोर स्पेस, तो स्पेस तो उसकी ज्यादा होती है बट डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, एंड डेंसिटी इज डिक्रीज। अब आप लोगों को मैं ये बताता हूं, बेसिकली ये जो स्पेस है ना, ये वर्ड निकला है वॉल्यूम। अगर आपको यहाँ फार्मूला पता है ना, D इज इक्वल टू M/V, V इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब स्पेस, ठीक है। अक्सर बच्चों को ये MD कैट के अंदर या डिफरेंट क्वेश्चन में समझ ही नहीं आता कि मतलब ये क्या चीज है। बच्चों एक बात क्लियर याद रखो कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम आपका जो हुजूम है जो आपने रखते हैं वो स्पेस आने से बढ़ गया है, और उस स्पेस आने की वजह से आपकी डेंसिटी कम हो जाती है। ये देखें, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो स्पेस आपकी ज्यादा हो जाती है एम्प्टी स्पेस की वजह से, और डेंसिटी आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो इस वजह से आइस क्या करती है, दैट्स फॉर रीजन द आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो आइस फ्लोट ऑन वाटर का आंसर आप यहां से लेके यहां तक लिखेंगे। अब हम आपसे क्वेश्चन ये करेंगे कि फ्रोजन जो लेक्स हैं या ओशंस हैं, वहां पे जो आइस है उसके अंदर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सरवाइव करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपने समझना है। होता ये है कि बेसिकली जब हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे ये जो मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया, आप समझ ले एक स्ट्रीम है, एक एरिया है, एक नदी है जहां पे पानी खड़ा हुआ है या वहां पे रुका हुआ है। अब यहाँ पे पानी की जो सरफेस है इसके ऊपर जब टेम्परेचर कम होता है तो ये सारी जो एरिया है ये बेसिकली क्या बन जाता है, आइस। तो ये आइस बनने के बाद उस पूरी नदी को, उस पूरी झील को ऊपर से एक्सपैंड कर लेता है, ऐसे ही जैसे सर्दियों में हम ब्लैंकेट के अंदर अपने आप को कवर कर लेते हैं। अब हमारे पास जब ब्लैंकेट में कवर करते हैं तो अंदर के एरिया का खुद ही वहां पे हीट पैदा हो जाने लगती है। सेम हियर लाइक जो आइस है, बर्फ है, वो बेसिकली क्या करती है कि पूरी सरफेस पे एक्सपैंड जब कर लेती है तो एज अ ब्लैंकेट काम करती है। क्योंकि अगर मेरे पास ये एक लोहे का टुकड़ा है और इसको मैं करंट लगाता हूं तो इसमें से करंट पास होगा। सेम अगर मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, इंसुलेटर है, तो इसमें से हीट पास नहीं होगी। तो लिहाजा सेम आइस में से, बर्फ में से जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं होती, वो इटसेल्फ तो कर सकती है। मिसाल के तौर पे
आप एक बर्फ का टुकड़ा लें और उसको फ्रीजर की उस जगह पे रख दें जहां ऑलरेडी -1 डिग्री है। अब 0 डिग्री पे तो बर्फ बनती है, तो -1 पे क्या करेगा, तो वो बर्फ ही रहेगी, उसको कुछ नहीं होगा। सेम हियर, यहाँ पे जो आइस है वो एज अ इंसोलेटर काम करती है। तो वो जब बाहर का ठंडक टेम्परेचर -5 -10 पे भी चला जाए ना, तो इसके नीचे वाला जो वाटर है वो सेम वैसे का वैसा रहता है, क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर है वो इंसुलेटर का काम करती है, बाहर की ठंडक का असर नीचे नहीं जाता। द आंसर इज हियर दैट द फिश एंड अदर लिविंग क्रिएटर्स या ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव अंडर द फ्रोजन लेक, कैसे, एंड ओशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है। अब इसका आंसर में ये बताएंगे क्यों कि द आइस ब्लैंकेट कवर द वाटर सरफेस, वाटर की सरफेस को कवर करता है ड्यू टू द लो डेंसिटी, अपनी डेंसिटी कम होने की वजह से, ऊपर तैरने की वजह से। एंड द वाटर बीनीथ इज इंसुलेटेड, नीचे वाला वाटर इंसुलेटेड हो जाता है द इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट से। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेंसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द water or ice. Then the question, why ice floating on water and how empty spaces are created between the water molecule. The next question is there कि how living creatures या living organisms and fish are survive under the water in a winter, हमारे पास विंटर या फ्रोजन लेक्स। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट अगला टॉपिक है और वो टॉपिक हमारे पास क्वेश्चन है हाई हीट कैपेसिटी। हाई हीट कैपेसिटी मीन लाइक एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो अपनी हीट को जज़ब कर सकता है और कितनी हीट को खारिज कर सकता है। तो वो कहता है वाटर हीट कैपेसिटी 4.18 जूल ग्राम पर डिग्री, जो हमारे पास इसकी हीट कैपेसिटी है। जब हम वाटर को पेट्रोल से या जब हम इसको किसी लाइक ग्लिसरीन से, लाइक किसी भी नॉन पोलर एसीटोन, ईथर वगैरह या बेंजीन या किसी भी कंपाउंड से कंपैरिजन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वाटर की हीट ऑफ कैपेसिटी 4.18 है, दैट इज द मैक्सिमम एज कंपेयर टू द अदर मॉलिक्यूल। यानी हमें यह पता चलता है कि इस कुराए अर्ज में वाटर की ज्यादा मिकदार अल्लाह ने क्यों रखी है। हियर द क्वेश्चन इज अराइज, वाटर की हीट कैपेसिटी के वाटर ड्यू टू द यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अपने इस यूनिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जिसमें वही वाटर का मॉलिक्यूल आइस की फॉर्म में तो फ्लोट करता है, जबकि वही वाटर का मॉलिक्यूल गैस की फॉर्म में बुखारात बन के ऊपर हवा में नमी की मौजूदगी में रहता है, और यही वाटर का मॉलिक्यूल लिक्विड की फॉर्म में भी इन्वायरमेंट के अंदर रहता है। अब इस वॉइस के अंदर वो क्या कहता है कि इसमें ड्यू टू द यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विच अलाउ द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर की स्ट्रॉन्ग मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इट कैन अब्सॉर्ब एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एट स्मॉल टेम्परेचर। यानी इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ता, उसके बावजूद वाटर मैक्सिमम जो है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो जो है बेसिकली हीट को अब्सॉर्ब भी कर सकता है और रिलीज। आपको याद होगा इसी हीट कैपेसिटी की बुनियाद पे वाटर को पहले स्टीम इंजन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। हमारी रेलगाड़ियां जो थी उसके अंदर जो इंजन थे वो स्टीम इंजन थे, जो कि बेसिकली स्टीम से पैदा जो वाटर की हीट से चलते थे। तो सेम यहाँ पे वाटर की हीट कैपेसिटी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बुनियाद पे होती है उसको डिस्कस किया गया। anomalous heat of vaporization and boiling point, चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस केमिस्ट्री सिलेबस में। अब इसमें ये जो टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर जो चीज स्टडी की गई है वो ये है कि आप एनोमलस हीट का मतलब कि एक ऐसी हीट जिससे बड़ा हैरानकुन हद तक मतलब साइंटिस्ट ने ये बड़ा ऑब्जर्व किया कि एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स में कि ये क्यों है, वो रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो उसकी वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट पे असर अंदाज हो रही है। कैसे हो रही है देखिए, सबसे पहली चीज हमने ना ग्रुप नंबर 16 लेना है। अब ग्रुप नंबर 16 में एलिमेंट हो सकते हैं, हमारे पास सल्फर है, उसके बाद सेलेनियम है, उसके बाद ए है, उसके बाद हमारे पास PO है। इन एलिमेंट्स के साथ हमने बात करनी है। अगर इन एलिमेंट्स की बात करें कि जो कि बेसिकली ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन के नीचे आते हैं,
अब इन एलिमेंट्स के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से ये H2S, ये H2Se, ये बन जाता है H2Te और ये H2PO बन जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्राइड्स। व्हाट इज द मीन हाइड्राइड? ग्रुप नंबर 16 के साथ जब हाइड्रोजन एलिमेंट बॉन्ड बनाता है तो ये बन जाते हैं हाइड्राइड। अब हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन में जो वाटर है ना, इसका हमने कंपैरिजन करना है इसके साथ दो चीजों में, हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी और बॉइलिंग पॉइंट में भी। अब इन ग्रुप में जब ये ग्रुप मौजूद थे तो ये बेसिकली नॉन पोलर थे, जिसमें मौजूद थी वीक लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब इसमें वीक लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस मौजूद हैं क्योंकि ये वीक मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर नॉन पोलर, और नॉन पोलर में क्या होते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस मौजूद होती हैं। अब ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग तब करती हैं जब हम इसी रेलेवेंट ऑफ द चैप्टर को जब हम स्टडी करते हैं, जिसको हम ऑलरेडी इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसको हम लंदन फोर्सेस कहते हैं। मेरा प्रीवियस लेक्चर है, अब जाके स्टडी करें कि जब साइज बढ़ता है तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो अब क्योंकि ये इसका ऊपर से नीचे जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है ऊपर से नीचे, तो ये फोर्सेस तो बढ़ेंगे। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में दो चीजें बताई गई हैं कि वाटर का हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे जो वेपराइजेशन वेपर्स बनते हैं वो सबसे हाई है, और फिर इसके बाद सल्फर का, यानी ये तो वाटर का है ना, वाटर का, तो वाटर का सबसे ज्यादा। और वाटर का क्यों ज्यादा है? वाटर में एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द फर्स्ट एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। वो कहता है कि बेसिकली आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर। आप कहेंगे सर H2O, तो मैं कहूंगा H2 में हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन। व्हाट इज द ऑक्सीजन एलिमेंट? ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो ग्रुप नंबर 16 का है, और ग्रुप नंबर 16 के बाकी एलिमेंट से जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो क्या डिफरेंस आता है, हम ये देखेंगे। अब यहाँ पे जब वो हाइड्रोजन एटम जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा है, उसकी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, जबकि उसी का दूसरा मेंबर सल्फर है, उसकी इंतहाई कम है, और उसके बाद फिर रेगुलर इंक्रीज करती है बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसा क्यों? ऐसा रीजन है इसकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जो हम आगे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट के इंक्रीज द साइज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे इन एलिमेंट का साइज बढ़ता है तो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। कौन सी? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इन मॉलिक्यूल। अच्छा, अब क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो जब इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बॉन्डेड करेगी, ऑक्सीजन इज द नॉन पोलर, ऑक्सीजन एक नॉन पोलर है, सल्फर नॉन पोलर है, ये तमाम एलिमेंट्स नॉन पोलर है। जब इन नॉन पोलर से हाइड्रोजन एटम की बॉन्डेड बनेगी तो फोर्सेस तो डेफिनेटली वो ऊपर से नीचे आएंगे, तो लेकिन इसमें यहाँ पे एक यूनिक बिहेवियर है, वो यही तो कहता होना तो ये चाहिए था ना कि जैसे कि सल्फर का सबसे कम है हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ऑक्सीजन का भी होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा ऑक्सीजन के साथ जो मौजूद दो लोन पेयर हैं, जबकि सल्फर में भी लोन पेयर मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये यूनिक बिहेवियर बन जाता है, जो कि एक डिफरेंट बिहेव करता है। वो कैसे? कि वाटर हाईएस्ट इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज मीन बाय वेपराइजेशन? वेपराइजेशन का मतलब है कि किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल को जब बुखारात यानी वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो हीट लगती है उसको कहते हैं इंथैल्पी, मतलब हीट चेंज ऑफ वेपराइजेशन, कि लिक्विड के मॉलिक्यूल को बुखारात में चेंज करने में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी या हीट को हम कहते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, जो कि वाटर की सबसे हाईएस्ट है। लेकिन होना ये चाहिए था कि वो कम होती, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्सेप्शनली हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसका आंसर है वाटर के साथ इसका यूनिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिहेवियर। वो कहता है विच मेक द डिफिकल्ट टू ब्रेक द फोर्स अमंग द वाटर मॉलिक्यूल एंड वेपराइज इट। साइंटिस्ट ने इस बात का कैसे खुलासा किया? उन्होंने H2O को भी, H2S को भी, H2Se, H2Te और H2PO के डिफरेंट मॉलिक्यूल को अलग अलग कंटेनर्स में रख के जब नीचे से हीट किया तो पता चला कि वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए इन सब के मुकाबले में सबसे ज्यादा एनर्जी लगी।
और वाटर का मॉलिक्यूल ऐसी ज्यादा एनर्जी ले रहा है, ज्यादा टेम्परेचर ले रहा है, इट्स मीन डिफिकल्ट टू ब्रेक, मीन दैट मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वाटर के मॉलिक्यूल को डिफिकल्ट है ब्रेक करना अमंग द वाटर मॉलिक्यूल एंड वेपराइज और इसको बुखारात बनाना। वाटर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रिमार्केबल हाई है, वो इतना ज्यादा हाई है, नीड हाई टेम्परेचर, उसको इतना हाई टेम्परेचर चाहिए टू प्रोवाइड सो मच एनर्जी एज टू बॉयल द वाटर इनटू वेपर्स, यानी वाटर को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इन सब के मुकाबले में, ताकि हम उसे हीट करके बॉइल्स करके वेपर्स में कन्वर्ट करें। इसी बात में ये यहां से लेकर जो यहां तक हमने लिखा है कि वाटर का मॉलिक्यूल इनके मुकाबले में डिफिकल्ट ब्रेक हो रहा है, उसकी फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। क्यों है रिमार्केबल हाई है? क्योंकि जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तोड़ते हैं, उसको बॉयल करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और हीट लेता है, एनर्जी ज्यादा लेता है, ताकि हम उसे तोड़ सकें। और यही उसको अपने ही ग्रुप नंबर 16 जो ऑक्सीजन के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बनाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द वाटर इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपराइजेशन। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है और ये है वेपराइजेशन में। दोनों में वाटर की सबसे ज्यादा, सल्फर की सबसे कम है और सल्फर के बाद बाकी एलिमेंट्स के नीचे इंक्रीज हो जाती है। हमारा चैप्टर नंबर 5 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सबसे पहले अगर हम ये सीखते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है, तो सरफेस टेंशन बेसिकली एक फोर्स है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की है और वो किसी भी चीज को इनवर्ड यानी पुल टू डाउनवर्ड खींचता है। और विस्कोसिटी रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो है। कैसे? वाटर जो है वो सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी इज हाई, वो तो हमारे पास ज्यादा होती है। सरफेस टेंशन क्या है? ये हमारे पास एक बर्तन है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल है, इसमें आप कुछ चीजें फेंकते हैं जो वो नीचे चली जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज फ्लोट करती है तो उसको भी वाटर का मॉलिक्यूल नीचे खींच रहा तो होता है, लेकिन ये अलग बात है वो अपनी डेंसिटी और उसकी डिफरेंस ऑफ डेंसिटी की वजह से ऊपर फ्लोट कर रही है। तो लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल उसको हर लम्हे नीचे ही खींच रहा होता है, जैसे ग्रेविटी जो है उसकी फोर्स हमारे पास कोई भी चीज है उसको नीचे खींचती है। तो वो कहता है फोर्स इज अ डाउनवर्ड पुल द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के जो मॉलिक्यूल है ना वो एक फोर्स है बेसिकली जो डाउनवर्ड खींचते हैं एट द सरफेस मेक वाटर स्ट्रिच्ड एंड स्ट्रेन, जो वाटर के सरफेस को स्ट्रिच्ड एंड स्ट्रेन बनाती है। ऐसा सारा वजह क्यों होता है? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हम ये कहते हैं द फोर्स, या हम सिंपल कह देते हैं यहाँ पे कि सरफेस टेंशन इज अ डाउनवर्ड पुल द वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डाउनवर्ड करते हैं एट द सरफेस टू मेक द वाटर, जो वाटर की सरफेस को बेसिकली ये बनाते हैं डाउनवर्ड। तो वो क्यों कहते हैं? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। विस्कोसिटी क्या कहते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड टू फ्लो इट। मसलन वाटर का मॉलिक्यूल अच्छे से फ्लो कर सकता है लेकिन फिर भी काफी मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले में शहद, हनी वगैरह, उसकी विस्कोसिटी इससे ज्यादा है। विस्कोसिटी हम कह सकते हैं गाढ़ापन, जैसे ग्लिसरीन वगैरह इस तरह के कंपाउंड, जितना गाढ़ा होगा उतना कम फ्लो करेगा। कोई भी लिक्विड जितना भारी हो जाता है, जितना गाढ़ापन आ जाता है, उतनी उसकी विस्कोसिटी हाई हो जाती है, मतलब वो ज्यादा फ्लो नहीं करेगा तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। हाई विस्कोसिटी ऑफ द वाटर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसने मिसाल दी है, टू एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अल्कोहल जो है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन अल्कोहल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है? वीक है। उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वीक है एज कंपेयर टू वाटर। उसके मुकाबले में हाइड्रोकार्बन भी है, हाइड्रोकार्बन में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, अगर है किसी में तो वो इंतहाई जो है वो वीक है एज कंपेयर टू वाटर, जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल वगैरह इनकी विस्कोसिटी लो होती है और वाटर की क्या होती है? हाई। तो यहाँ पे हमने बेसिकली सरफेस टेंशन को और विस्कोसिटी को देखा और बताया कि सरफेस टेंशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, विस्कोसिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दो एग्जांपल रीजन की जो कि विस्कोसिटी की है और वो भी रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट इट्स एप्लीकेशंस।